और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आपका भारतीय वित्तीय प्रणाली यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। और ये टॉपिक क्या रहेगा, मौद्रिक मौद्रिक नीति वाला आपका टॉपिक रहेगा। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर हम जितने भी सवाल वगैरह बने हैं वो सभी सवाल यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपका शुरू होता है भैया, और पहला सवाल शुरू होता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा है कि यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति जब अधिक होगी तो खरीदेगी नहीं, ठीक है, वहां पर बेचेगी। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर कह रहा है कि यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। हाँ, ये पॉइंट आपका सही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कि यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। तो ये पॉइंट आपका सही है। ठीक है, तो 2 और 3 वाला पॉइंट सही हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक परिणात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके अपनाता है। ठीक है, परिणात्मक तरीके में खुले बाजार की क्रिया का प्रयोग चलन में तरलता को डालने और निकालने के लिए करता है। ठीक है, मुद्रास्फीति की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है। ठीक है, क्रय नहीं करता है, विक्रय करता है। ठीक है, जब ज्यादा मुद्रास्फीति अधिक होती है। दूसरी ओर अगर रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, जिससे रुपए के मूल्य ह्रास में कमी आ सकती है। ठीक है, कमी आती है। और तीसरा पॉइंट था आपका यूएसए या यूरोपीय संघ आदि में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। मतलब क्या होगा भाई, अगर ब्याज दरें गिरती हैं तो संभावित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। ठीक है, चलो खुले बाजार की कार्रवाइयां समाहित होती हैं, किसमें समाहित होती हैं, तो आपका ये होता है साख की परिणात्मक विधियों में आपका समाहित होती है। ठीक है, क्वांटिटीव मेथड ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल इसमें समाहित होती है। ठीक है, दूसरा वाला आपका उत्तर सही हो जाता है भाई। चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शाख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों, जैसे आपका क्या होता है भाई, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है, बैंक रेट होता है, सीआरआर होता है, एसएलआर आदि कारगर साबित नहीं होते हैं तो आरबीआई अंतिम विकल्प के तौर पर खुली बाजार की कार्रवाई का प्रयोग करती है। इसके अंतर्गत आरबीआई खुले बाजार में वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अपनी परिसंपत्तियों की खरीदारी और बिक्री प्रारंभ कर देती है, जिससे सीधे तथा त्वरित स्तर पर मुद्रास्फीति या तरलता को नियंत्रित किया जा सकता है भाई। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति की विशेषताएं हो जाती हैं, तो मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी की विशेषताएं हो जाती हैं भाई। ठीक है, चलो चर आरक्षण अनुपात यानी कि आपका आरक्षण वेरिएबल रिजर्व रेट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस और इंस्ट्रूमेंट्स यानी चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन हो जाते हैं, तो यानी मॉनेटरी पॉलिसी के हो जाते हैं भाई। ठीक है, मुद्रा नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के आपके नियम हो जाते हैं। चर आरक्षण अनुपात का संबंध मुद्रा के प्रचलन से है। ठीक है, प्रचलन से है, इसको घटाकर बढ़ाकर बाजार में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है भाई, इस प्रक्रिया का मुख्य नियामक रिजर्व बैंक है। कौन, आरबीआई ही तो करेगा, जो इसे संचालित करता है। अतः यह मौद्रिक नीति का ही एक अंग है, जबकि राजकोषीय नीति का एक ही हिस्सा बजट नीति है और व्यापार नीति करने अपने व्यापक संदर्भ में विदेशी व्यापार से ही संबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, तो देखो बैंक रेट तो होता है भाई। ठीक है,
SLR भी होता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। बाकी कैश रिजर्व रेशियो ये भी आपका होता है। यहाँ पर एक बार चाहे फिर से देख लेते हैं। माल एवं सेवा कर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है, ठीक है, जबकि बैंक रेट, वैधानिक तरलता अनुपात तथा नगद आरक्षित अनुपात मौद्रिक नीति के साधन हो जाते हैं। मौद्रिक नीति आर्थिक नीति की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के नियमन और समायोजन और ब्याज दर के स्तर में परिवर्तन के स्तर द्वारा मूल्य की स्थिरता और रोजगार तथा आर्थिक समृद्धि तेज करने तथा विदेशी भुगतानों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है भाई, ठीक है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य होता है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना ही आपका मुद्रा आपूर्ति का प्रधान लक्ष्य होता है मौद्रिक नीति का। अर्थशास्त्र में मुद्रा नीति का विशेष स्थान है। अर्थशास्त्री प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉनसन के अनुसार मुद्रा नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। मौद्रिक नीति कमेटी यानी मॉनेटरी पॉलिसी आपका जो है, जिसे आपका MPC के संबंध में कौन से कथन आपके सही हैं, कौन से व्यास भाई साहब कथन ये सही है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो, यह RBI की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी यह एक 12 सदस्यीय निकाय है और इसमें RBI का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका गठन किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो ओनली भाई साहब आपका एक सही है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में 6 सदस्यीय निकाय होता है, उन्होंने कुछ और लिखा था, 12 करके लिखा था। लिखा है मौद्रिक नीति समिति 6 सदस्यीय निकाय होता है जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करता है, ठीक है, जो द्वारा की जाती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होता है, प्रत्येक 4 वर्ष पर इसका पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है। 4 साल का कार्यकाल होता है, प्रत्येक 4 साल पर इसका पुनर्गठन भाई साहब किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, पहला उद्देश्य दिया गया है मूल्य स्थिरता, बिल्कुल भाई, मौद्रिक नीति का आपका उद्देश्य होता है आर्थिक स्थायित्व, ये भी होता है। आय व परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, ये भी होता है। विदेशी विनिमय दर स्थिरता, ये कहाँ से आ जाएगा भाई बीच में, ये नहीं होता है, ठीक है, यही तो आपका नहीं होता है। चलो आगे, भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है, कह रहा है कि आपका कौन हो जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तो हो जाता है, ठीक है। मौद्रिक प्राधिकरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हो जाता है और मौद्रिक नीति तैयार करता है और निगरानी भी करता है। RBI को भारत का मौद्रिक प्राधिकरण भी कहा जाता है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंक का बैंक भी कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करेगा, तो कौन करेगा भाई, RBI करता है, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, उसकी अध्यक्षता और RBI गवर्नर करता है। 4 साल उनका कार्यकाल होता है, हर 4 साल में नई गठित की जाती है। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, कौन लेता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्णय लेता है, RBI निर्णय लेता है, ठीक है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है, ठीक है, यानी किसमें भैया, किसमें, कैश रिजर्व रेशियो में अगर वृद्धि की घोषणा करेगा तो क्या होगा, तो होगा क्या, देखो, तो जब CRR की जब अगर ज़्यादा मतलब वो वृद्धि करेगा तो उसका मतलब वाणिज्यिक बैंकों के पास में उधार देने के लिए कम मुद्रा हो जाएगी, ठीक है, कम मुद्रा हो जाएगी, तो उसे कहते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है, कैसे, मौद्रिक नीति द्वारा, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके किया जा सकता है। और भी कुछ है, हाँ है, जैसे आपका तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर, चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि से किया जाता है, नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा किया जाता है। अच्छा, तब तो बहुत सारी चीजें हो गई।
जब रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात यानी सीआरआर में वृद्धि करता है तो वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का अधिकांश अंश रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ता है। कि जैसे आरबीआई कहेगी यार हमारे पास पैसा रखो, सीआरआर मतलब रखना पड़ता है, ठीक है। कुछ आरबीआई के पास में कुछ धन रखना पड़ता है, ठीक है। तो जब वो कहेगी ज़्यादा रखना पड़ेगा तो ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा बचती है। कम पैसा बांटोगे तो मार्केट में कम पैसा हो जाएगा, ठीक है। लोगों के पास जब कम पैसा होगा तो कम खरीदारी करेंगे, ठीक है। महंगाई ज़्यादा आएगी नहीं, ठीक है। आरबीआई द्वारा शाख नियंत्रण दो तरीके से अपनाए जाते हैं, एक होता है परिणात्मक, एक होता है चयनात्मक, ठीक है, जिसे गुणात्मक भी कहते हैं। परिणात्मक मतलब परिणाम जिसमें आएगा, तो परिणाम क्या है, बैंक दर, ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। चयनात्मक में क्या होगा, चयनात्मक में आपका मार्जिन निर्धारण होता है, ठीक है, मार्जिन निर्धारण। और क्या होता है भाई, साख मापदंड का निर्धारण, नैतिक दबाव और साख स्वीकृतिकरण योजना, ठीक है। इतने सारी चीजें चयनात्मक या गुणात्मक में आती है, चयनात्मक या गुणात्मक में आती है, चयनात्मक या गुणात्मक में आती है, ठीक है भाई। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक संभावित कारकों में नहीं है, मतलब ऐसा जो है जो नहीं कार्य करना चाहिए, ठीक है। ऐसा जो है जो नहीं कार्य करना चाहिए, चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, हाँ ये तो कर सकते हो, ठीक है। मतलब गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण कर लो और निर्यात को प्रोत्साहन करो, ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब अगर भारतीय रुपए का अगर वो उसकी कीमत गिर रही है, ठीक है, भारतीय उधारदाताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बांड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ठीक है। विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ठीक है, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ये भी करेगा, ठीक है। एक प्रसरणशील, ठीक है, मतलब ऑफ फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ये गलत है, यही आपका गलत हो जाता है। चलो देख लेते हैं। कहला भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए गैर जरूरी वस्तुएं, गैर जरूरी जो जरूरी नहीं, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध, नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, और भारतीय कर, उधार कर, उधारकर्ताओं के रुपए वर्ग मूल्य के मसाला बांड जारी करने हेतु प्रोत्साहन तथा विदेशी वाणिज्यिक तथा उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाने जैसे उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलित मौद्रिक नीति का अनुसरण नहीं किया जाता है क्योंकि इनसे रुपए के मूल्य में बढ़ोतरी के बजाय गिरावट आती है, ठीक है। अच्छा भैया, गिरावट आती है, ठीक है भाई साहब। चलो, आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। चलो भाई, क्या नहीं करेगा, ठीक है। प्रसार वाली क्या होता है, प्रसार बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखा है, प्रसारवादी। प्रसारवादी मतलब आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा भैया, ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो क्या लिखा था, क्या क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो, तो वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूल करना, ये तो करेगा, ठीक है। सीमांत स्थायी सुविधा दर बढ़ाना, ये गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद में बैंक दर को घटाना और रेपो दर को भी घटाना, बैंक दर और रेपो रेट को भी घटाना, तभी तो होगा, तो अभी तो भैया पैसा तुम ला पाओगे मार्केट से। चलो भाई, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तरलता की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध आवश्यक है। तरलता नियंत्रण संबंधी कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों में सीआरआर और एसएलआर में कमी तथा ब्याज दर में कमी तथा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद शामिल है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाने से संकुचनवादी मौद्रिक नीति को बढ़ावा मिलता है भाई। चलो, आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है, मतलब अगर क्या है भाई, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या करेगा वो,
तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भाई साहब क्या करेगा वो, तो देखो बैंक रेट में वृद्धि करेगा, ठीक है, और फिर उसके कैश रिजर्व रेशियो में भी वृद्धि करेगा, ठीक है, एसएलआर में भी वृद्धि करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय नहीं करेगा, विक्रय करेगा, ठीक है, क्रय नहीं विक्रय करेगा, ठीक है, तो यही वाला आपका गलत है, बाकी सारे तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं। आरबीआई यहाँ पर आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर में वृद्धि तथा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि करता है, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, क्रय नहीं करता है, विक्रय करेगा, ठीक है। चलो भाई, कह रहा है कि नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर तुम नकद आरक्षित अनुपात को कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अगर सीआरआर, तो भाई बैंकों के पास में ज्यादा पैसा हो जाएगा देने के लिए, यही तो बोला गया है इसमें, सिंपल देख लेना, यही चीजें हो जाएंगी, ठीक है, यही चीजें हो जाएंगी भी, देखना। तो होगा क्या, तो बैंकों के पास में अधिक तरलता लाभ होगा, हाँ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, हाँ आ सकती है, ठीक है, इतनी सारी चीजें सभी के सभी हो सकती हैं भाई, ठीक है। भारत में अगर बात करते हैं, कामकाज कर रहे बैंकों के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं, ये रिजर्व बैंक ने बनाए हैं। बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुछ अंश यानी कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास में रखना ही होता है, इसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा भाई। बैंकों के पास में अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है भाई, ठीक है। चलो, परिमाणात्मक शाख नियंत्रण की विधि में कौन सा नहीं है, देख रहे हो पूछा गया सवाल, आप देखो, तो देखो बैंक रेट दिया गया है, ठीक है, फिर आपका वेरिएबल फंड रेशियो, ठीक है, फिर आपका ओपन मार्केट प्रोसीजर, फिर आपका शाख की राशनिंग, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन बैंक रेट इसमें आपका परिमाणात्मक में नहीं आता है, यही तो पूछा गया यार, ठीक है, एक मिनट, ये चीजें इसमें आती हैं, ठीक है, ये आता है खुला नहीं, ओपन मार्केट प्रोसीजर और बैंक रेट, ये सारी चीजें आपकी परिमाणात्मक शाख में आती हैं, ठीक है, मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में आती है। चलो भाई, लास्ट वाला नहीं आता, लास्ट वाला क्या था आपका, शाख की राशनिंग, ये नहीं आता है, ठीक है। परिमाणात्मक शाख नियंत्रण की विधि में बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, अच्छा, नकद कोषों के अनुपात में परिवर्तन, वैधानिक तरलता कोषानुपात शामिल है, जबकि गुणात्मक या चयनात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत शाख की राशनिंग, न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव या सलाह आते हैं। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक शाख नियंत्रण का नियमन हेतु दो प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है, एक परिमाणात्मक, एक गुणात्मक होता है, ठीक है, गुणात्मक होता है। शाख की राशनिंग का अर्थ है, इसका मतलब क्या होता है भाई, कि केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था के किसी शाख क्षेत्र में शाख निगमन की उच्च सीमा को तय करना। अच्छा, शाख को विभिन्न भागों के रूप में अन्य क्षेत्रकों में विभाजित करने का निर्देश देना। चलो भाई, अब पूछा गया चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है, ठीक है, अब देखो, अच्छा सा पूछा गया भाई, तो देखो चयनात्मक में आपका अगर बात करते हैं तो नहीं है, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो, ये नहीं है, ठीक है, बाकी आपकी सारी चीजें जी नहीं, बाकी मार्जिन रिक्वायर्ड्स और उधार राशनिंग नियमन, ठीक है, उपभोक्ता उधार निगमन, ये भी आता है, ठीक है, और ये वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो, ये नहीं आता है, ठीक है, कॉस्ट रिजर्व रेशियो नहीं आता है। चलो भाई आगे, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, वित्तीय क्षेत्र कुछ सुधारों में शामिल है, तो क्या सीआरआर एसएलआर शामिल है, बिल्कुल, को कम करना, ठीक है, फिर बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश होना, ये भी है, वित्तीय सुधारों में शामिल है।
ब्याज दर का ब्याज दर का अविनियमन, ठीक है। तो ये भी आपका चारों के पॉइंट आपके सही हो जाते हैं भाई, ठीक है। भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण इंस्ट्रूमेंट में कौन सा शामिल नहीं है भाई, कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? तो देखो, रेपो रेट है, एसएलआर भी है, सीआरआर भी है, लेकिन आपका टैक्स सेंसस ये नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार पर कीजिए और करा मौद्रिक नीति के घटक हैं। तो देखो, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेफ्ट या फिर पब्लिक रेवेन्यू। तो क्या ये नहीं है, ये चीजें नहीं है? तो 3 और 4 आपसे नहीं है, ओनली 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2 है। ये अगर बात करते हैं लोक ऋण और लोक राजस्व राजकोषीय नीति के घटक हैं, इनका नियंत्रण आपका वित्त मंत्रालय करता है। कौन करेगा? वित्त मंत्रालय। भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित साधनों में से किनका प्रयोग करती है? तो बैंक रेट, फिर आपका मुद्रा बाजार सक्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक सरकारी ऋण नहीं, लोक राजस्व ऋण नहीं, ये कुछ नहीं। 1 और 2 आपका सही है, ठीक है, ओनली 1 और 2 सही हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे, सीमांत स्थायी सुविधा दर, जिसे आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं। निवल मांग मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज तथा सावधि देयताएं नहीं देयताएं, ठीक है, पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं, उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है भाई? हो भैया, इनका संबंध किसके संबंध में किया जाता है? तो ये सारी चीजें बैंकिंग ऑपरेशंस में इनका यूज किया जाता है, ठीक है, बैंक कार्य बैंकिंग ऑपरेशंस में किया जाता है। एमएसएफ क्या होता है? तो देखो, हाँ, यहाँ पर अगर बात करते हैं, आरबीआई द्वारा 2011-12 की मौद्रिक नीति में सीमांत स्थायी सुविधा कर शुरू करने की घोषणा की गई है। यह एक ऐसी दर है जिस पर बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक से उधार या ऋण लेता है। निवल मांग और सावधि देयताओं का संबंध सांविधिक तरलता अनुपात से होता है। एमएसएफ एक ऐसा मार्ग है जो बैंकों को सीआरआर तथा एसएलआर जैसे न्यूनतम तरल अनुपातों को बनाए रखने में मदद करता है, जिसे एमएसएफ कहते हैं, ठीक है। यदि बैंक सीआरआर एवं एसएलआर को बनाए रखने में असफल हो जाते हैं, तो यह बैंकों को आकस्मिक तथा अल्पकालिक तरलता सुविधा उपलब्ध कराता है। इसकी दर बैंक दर के बराबर होती है, ठीक है, एसएलआर की। चलो भाई, भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो को 50 अंक आधार यानी 20 पॉइंट कम कर देता है। तो आपका मतलब सीधा सा है, एसएलआर को 50 आधार अंक बेसिक 20 पॉइंट कम कर देगा तो क्या हो जाएगा भाई? एसएलआर को जब भी कम करेगा तो इसका मतलब क्या है? भारत की जीडीपी विकास दर में प्रबलता से बढ़ेगी। फिर विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लगाएंगे। और क्या ऑप्शन दिए गए हैं आपके? और दिए गए हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं, ठीक है। इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता से कमी आ सकती है। तो तीसरा वाला आपका पॉइंट सही है, ठीक है। मतलब क्या है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं भाई, ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का प्रतिशत है, जिसे अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में स्वर्ण एवं प्रतिभूतियों के रूप में रखने की आवश्यकता होती है। यह अतः सांविधिक नकदी अनुपात में कटौती से बैंकों के पास में अधिक कोष होगा। अच्छा, इसकी कटौती से अगर बैंकों में अधिक पैसा होगा तो वे ऋण स्वीकृत कर अर्थव्यवस्था में डाल सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए वे अपने ऋण दरों में कटौती कर सकते हैं, ठीक है भाई। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपका सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य क्या हो जाते हैं, ठीक है, मतलब SRR, ठीक है। तो भाई इसका क्या मतलब होता है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर दिया गया है, केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जाने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना, ठीक है।
बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना, ये भी सही है, दूसरा वाला भी पॉइंट चाहिए। बाकी ये 2 पॉइंट गलत हैं। व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना, ठीक है। उसके बाद में बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ नकदी रखने को बाध्य करना, ठीक है, ये गलत है। सावधिक आरक्षित आवश्यक बैंकिंग क्षेत्र की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सभी बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भाग तरलता के रूप में अपने पास रखना होता है। इसका उद्देश्य मूलतः बैंकों की ऋण देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है। भैया अंकुश लगाओगे तभी तो काम चलेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे है, कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो क्या हो जाएगा? तो सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, ठीक है, कर संग्रह को बढ़ाएगा भाई, ठीक है, यही तो होगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, ठीक है, क्या करेगा? निवेश व्यय को बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी वो गलत हो गया था, ये निवेश व्यय को बढ़ाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा मतलब क्या होगा भाई? ये क्या लिखा था, अगर ब्याज की दर को घटाया जाता है, घटा दिया गया तो निवेश व्यय को बढ़ाएगा, ठीक है। कौन सी पारिभाषिक शब्दावली का उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? वाणिज्यिक बैंक सरकार को जब उधार देगा, सरकार को उधार देगा भाई, क्या कह रहा है? एक मिनट, कह रहा है कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है? तो ये होता है सांविधिक तरलता अनुपात, ठीक है, SLR होता है। SLR वह शब्दावली है जो वाणिज्यिक बैंकों से केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले धन जो कि उधार के रूप में होता है और बदले में केंद्र सरकार प्रतिभूतियां देती है के प्रयुक्त होती है भाई, ठीक है। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल संपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आपका SLR कहा जाता है, सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है, ठीक है भाई साहब। अगला सवाल अगर यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो थोड़ा देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि बैंक अपने रोकड़ शेष और कुल संपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखते हैं, अर्थशास्त्र की भाषा में इसे सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं RBI संशोधन अधिनियम 1962 के अनुसार व्यापारिक बैंकों को अपने 5 एनओटी का एक निश्चित अनुपात अच्छा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास बनाए रखना होता है। इसे SLR की अधिकतम सीमा 40% तक निर्धारित कर सकती है। न्यूनतम सीमा 24 नवंबर 2008 से समाप्त कर दिया गया। अगस्त 2021 की मौद्रिक नीति में सांविधिक तरलता अनुपात की अब दर आपका 18% के आसपास है, 18% बनाए रखा गया है, ठीक है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है, CRR में, तो स्टॉक सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्टॉक सृजन क्या होगा भाई? वृद्धि होगा, ठीक है, स्टॉक सृजन में वृद्धि होगा। बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी होने का प्रभाव होता है, ठीक है। बैंकों की आय में वृद्धि होना मतलब आपका अगर क्या है, बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी होने का प्रभाव होता है, बैंकों के आय में वृद्धि होना, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि होना, बैंकों को शाख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धता इत्यादि, ठीक है। बैंक दर से अभिप्राय क्या होती है भाई? बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट सीधा सीधा होती है कि जो केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए गए ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर, ठीक है, ब्याज की दर को ही आपका बैंक रेट कहा जाता है, ठीक है, बैंक रेट कहा जाता है, ठीक है। बैंक रेट क्या होती है? केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए गए ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर, ठीक है, मतलब RBI जिनको पैसा दे रही है उनसे जो आपका ब्याज लेगी। बैंक का दराशय क्या है? तो ये सभी बढ़ा गया था, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाला आधिकारिक
ब्याज दर, ठीक है, डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है भाई, ठीक है। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि अगर हम रेट बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना। केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा है, ये नहीं, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, ठीक है, डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है भाई। भारत में मौद्रिक नीति के संदर्भ में कौन से आपके कथन सही है। ऊंची रेपो दर का तात्पर्य है कि बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में शाख प्रवाह होगा। अच्छा, अगर रेपो रेट क्या है, रेपो रेट अगर बढ़ा दी गई, ठीक है, रेपो रेट अगर बढ़ा दी गई तो क्या है, कम मात्रा में शाख प्रवाह होगा। वर्तमान में मुद्रा नीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर भरोसा किया है, तो हाँ, इन पे ही किया जाता है, ठीक है। तो क्या दोनों पॉइंट चाहिए, ठीक है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। रेपो रेट बढ़ाने पर शाख प्रवाह कम हो जाता है और घटाने पर शाख प्रवाह बढ़ जाता है, ठीक है भाई। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तन किया जाता है। रेपो रेट विचारणीय होता है, रेपो रेट विचारणीय कब होता है, तो ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत विचारणीय होता है, ठीक है भाई। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक ये वो तो अल्पकाल जब भी आएगा तो रेपो रेट लगा देना, ठीक है, अल्पकाल के लिए रेपो रेट एक रेपो दर को नियमित करता है, कौन करेगा, तो आरबीआई तो करेगा यार, ठीक है। चलो भाई, वो उस टाइम पहले देखो कैसे सवाल पूछे जाते थे। पुनर्क्रय विकल्प, ठीक है, रिपर्चेजिंग ऑप्शन ऑप्शन यूज, यानी पुनर्परचेज, पुनर्क्रय विकल्प का आपका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका होता है भाई किसके लिए, इसमें से कोई नहीं, तो हम देख लेते हैं इसमें है क्या भाई। पुनर्क्रय विकल्प रेपो का संबंध मुद्रा विनिमय बाजार से नहीं है, अपितु इसका प्रयोग आरबीआई द्वारा मुद्रा बाजार में तरलता नियमन के लिए किया जाता है। यदि मौद्रिक नीति में तरलता का स्तर वांछित स्तर से कम हो तो आरबीआई निश्चित मात्रा में तरलता में वृद्धि करने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय एक निश्चित अनुबंध के साथ करती है। अच्छा, कि एक निश्चित अवधि के बाद प्रतिभूतियों को लौटाकर राशि वापस ले लेगी, ठीक है, जिसे रेपो कहा जाता है। जिस दर पर वह समझौता होता है उसे रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है भाई। चलो, वह दर जिस पर आपका, देखो उस टाइम के जो आपके पहले के एग्जाम थे नॉर्मल पूछे जाते थे सवाल, अब पूछने का स्टैंडर्ड भैया बदल गया, ठीक है। वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देते हैं उसे आपका रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक आरबीआई से धनराशि उधार लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। किसी देश के गिनी गुणांक के एक के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है, क्या ये सही कह सकते हैं भाई। हाँ, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये तो ठीक है, कह रहा है कि गिनी गुणांक आय वितरण में असमानता का मापक होता है। इसे 0 से 1 के बीच मूल्य अनुपात से परिभाषित किया जाता है। कौन सा गिनी गुणांक, ठीक है। 0 मूल्य का अर्थ होता है क्या, पूर्ण आय समानता, 0 का मतलब समानता, बिल्कुल पूर्ण आय समानता तथा सभी की आय समान है। जबकि 1 मूल्य का अर्थ होता है पूर्ण आय असमानता, ठीक, और संपूर्ण आय किसी एक के पास में है और अन्य सभी के पास शून्य आय है, अर्थात आपका दूसरा वाला गलत है, इसलिए ही गलत है क्योंकि 0 का मान होता है पूर्ण समानता और 1 का मान होता है पूर्ण असमानता, ठीक है, पूर्ण असमानता होता है। निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है भाई, विचार कर लेते हैं। विचार करने से क्या कर रहा है कि कौन से कथन गलत हैं, ठीक है। तो क्या रहा है, पहले कह रहा है, जो कह रहा है वो सुनना पड़ेगा। कह रहा है बैंक दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। हाँ भैया, बिल्कुल बैंक दर यही तो है। बैंक दर वह है जो
अल्पकालिक उधार पर लेता है, वो तो यार आपका वो तो रेपो रेट होता है। अच्छा, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से रेपो दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो क्या दोनों पॉइंट से कह रहा है कि कौन से गलत है? तो ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है, मतलब यार कहना क्या चाह रहा देख लेते हैं भाई। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा था उन्होंने? बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। अरे यार दीर्घकालिक, ये तो गलत ही है, ठीक है, साफ साफ गलत है। और आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दिए गए ऋण पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट के तहत आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरनाइट चलनिधि प्रदान करता है, ठीक है भाई। वह प्रतिशतता उस प्रतिशतता को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उधारकर्ता उधार ली गई राशि से अधिक राशि चुकाता है। हाँ भैया, जितने पैसा लिया उससे ज्यादा पैसा दिया, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप क्या कहोगे? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, यानी सांकेतिक आपका ब्याज दर, ठीक है, सांकेतिक ब्याज दर, सांकेतिक सांकेतिक ब्याज दर यह वह दर है जो किसी निवेश या ऋण पर भुगतान की जाती है। इसे वित्तीय संस्थान अपने निवेश या ऋण का बैकअप लेने के लिए विज्ञापित करते हैं। मतलब क्या है? यह वह दर है जो किसी निवेश या ऋण पर भुगतान की जाती है। निवेश या ऋण पर भुगतान की जाती है। इसे वित्तीय संस्थान अपने निवेश या ऋण का बैकअप लेने के लिए विज्ञापित करते हैं। यह मुद्रास्फीति के समायोजन से पहले की ब्याज दर है। इसी चक्रवृद्धि की आवृत्ति मूल समय इकाई के समान नहीं होती। इसमें बिना मुद्रास्फीति के समायोजन की राशि चुकानी होती है। वास्तविक ब्याज दर क्या होती है? यह वह दर है जो बचतकर्ता या ऋणदाता मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद प्राप्त करता है, ठीक है। वास्तविक ब्याज दर बराबर सांकेतिक ब्याज दर माइनस मुद्रास्फीति, ये फॉर्मूला होता है भाई साहब, ठीक है। भारतीय बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो मतलब क्या होता है भाई? मतलब कृषि को देगा, लघु एवं छोटे उद्योगों को देगा, दुर्बल वर्ग को देगा। बिल्कुल सही है, आपका उपयुक्त सभी वाला उत्तर सही हो जाता है। भारत के संदर्भ में विचार करना, तो आपका कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, और विचार करने के बाद में कह रहा है कि वित्तीय समावेशन के लिए उठाए गए कदमों पर कौन से सही है? तो कह रहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण सही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन सही है, बैंक के शाखा द्वारा गांवों को अपनाना ये भी आपका सही है। तो बिल्कुल सही है, चारों के चारों पॉइंट सही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओ चलो भाई, 1969 में हुआ था बैंक की शाखाओं का गांव तक विस्तार, ठीक है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? हाँ भैया, ठीक है। तो सर्वप्रथम घटित हुई थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, पंचवर्षीय योजना। किसमें भी है? स्वतंत्र भारत की जो आपका कौन सी घटना घटित होने वाली? अच्छा, इनमें से कौन सी पहले घटित थी? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये 1949 में आता है। बाकी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, बैंक स्टेट बैंक का आपका 1955 में, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण ये आपका कब होता है? तो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? ये 1956 को होता है, 1 सितंबर 1956 को होता है। चलिए, बेसल सेकंड किस एक से संबंधित है? बेसल क्या होता है भाई? देखना पड़ेगा। बेसल तो आपका ये हो जाता है किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से संबंधित हो जाता है। कौन? बेसल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एक्यूरेसी ऑफ बैंक्स कैपिटल, यानी किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से संबंधित हो जाता है भाई, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, चालू देयताएं कब देय होती हैं। चालू देयताएं कब देय होती हैं, तो 1 वर्ष के बाद में, किंतु 5 वर्षों के भीतर। हाँ, 1 वर्ष के बाद किंतु 5 वर्षों के भीतर चालू देयताएं देय होती हैं। ठीक है, देय होती हैं। चालू देयताएं 1 वर्ष से अधिक हो सकती हैं, किंतु आमतौर पर 5 वर्षों के भीतर भुगतान करने की आवश्यकता होती है। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किनसे प्रभावित होता है। यानी क्या है भाई, पूछा गया आपसे कि इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड एल्ड द इन्फ्लुएंस्ड बाय यानी किससे प्रभावित होता है। तो किससे भाई प्रभावित होगा, कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्या प्रभावित हो रहा है एक बार फिर देख लेते हैं। सरकारी बॉन्ड प्रतिफल, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से होगा, बिल्कुल होगा। मुद्रास्फीति या अल्पावधि ब्याज दर से भी प्रभावित होगा भाई, ठीक है, इससे भी होगा। कई आर्थिक कारक हैं जो सरकारी बॉन्ड प्रतिफल को प्रभावित करते हैं, जैसे ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास आदि। प्रतिफल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, विशेष रूप से ब्याज दरों का क्रम तथा सरकार की राजकोषीय नीति, वैश्विक बाजार तथा अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई भी इसे प्रभावित करती है भाई, ठीक है। तो ये अपना खत्म हो गया पूरा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मनी और डेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बताएं कैसा लगा वीडियो। अब अपना क्या है, सारे सवाल आपने देख लिए, अब भैया थ्योरी अपना देख लेना एक बार उसमें, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टाटा।